शिमला से खबर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को लेकर आ रखी है। पूरी कैबिनेट और कांग्रेस विधायक मौजूद थे। नीतिगत फैसला किया गया। शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, डिवीजन खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बड़ी चीज ना मानी। लेकिन जब विधायकों की राय आई कि हमें क्वालिटी पर जाना चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन में जाना चाहिए, क्वालिटी हेल्थ में जाना चाहिए, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए, फिस्कल को कैसे ठीक करना है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे लाना है और लोगों को में कैसे सुधार किया जाए, पहले दिन से सभी विधायकों के सुझाव मिलते रहे और हम उसको अमल करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। आज मुझे खुशी है कि 100 दिन के इस छोटे से कार्यकाल में हमने जहां कुछ विभागों में व्यवस्था परिवर्तित कर दी है, कुछ विभागों में आने वाले 1 साल में जो बजट है वो परिणाम देगा। हम हिमाचल प्रदेश की जनता, समाज के सभी वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी और जनता की सेवा में सत्ता सुख के लेनी सब कुछ जनता के हितों के हित में फैसले किए जाएंगे। पहले दिन बनने के बाद सभी विधायकों ने कहा कि हम हिमाचल सदन में जाते हैं, हिमाचल भवन में जाते हैं, चंडीगढ़ हिमाचल भवन में जाते हैं, हमसे 300 रुपया लिया जाता है और जो आम आदमी आता है उससे 1000 रुपया लिया जाता है। ये विधायकों ने उठाई मांग, ये किसी ने नहीं मांग उठाई। हमने उसी दिन फैसला किया कि सबको एक समान हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में जो कमरे का किराया है वो एक समान किया जाएगा और हमने उसी दिन 1200 रुपया जो उनसे लिया जाता था उसी दिन से कर दिया। खाने का आधा रेट लिया जाता था वो भी उसी दिन से कर दिया। ये चीज छोटी है लेकिन दिशा तय करने वाली थी उनके त्याग की कि हम लोग भी इस दृष्टि से आगे आ रहे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन का पहला उदाहरण था, ये पहले दिन का फैसला। उसके बाद मैं उन बालिका आश्रम में गया। मैंने उप मुख्यमंत्री मुकेश जी से अनुरोध किया कि आज हम सचिवालय नहीं जाएंगे, प्रक्रिया होती है कि ओथ के बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय जाए। मैं बालिका आश्रम गया, टूटी गंडी के उस बालिका आश्रम में मैंने उन बच्चों से सीखा। वो कभी कोई मांग लेकर नहीं आते थे और हमने उनके लिए सुख आश्रय कोष की स्थापना की कि आने वाले समय में सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। इस दृष्टि से हमने कार्य करना शुरू किया और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे अनुरोध को जो 18 साल के बाद अनाथ बच्चे को छोड़ दिया जाता था, 18 साल के बाद वो बच्चा क्या करेगा, कहां जाएगा? कुछ तो अनाथ आश्रम में रहते हैं, कुछ अपने माता पिता, चाचे ताए, मामा के पास रहते हैं। वो बच्चे क्या करेंगे? हमने उनके लिए एक योजना लाई कि 18 साल के बाद जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, अगर वो NIT में सिलेक्ट होता है, IIT में सिलेक्ट होता है, एम्स में सिलेक्ट होता है, MBBS की पढ़ाई करना चाहता है या पॉलिटेक्निकल, ITI, जो भी कोर्स 18 साल के बाद जो हम अपने बच्चों को उसकी क्षमता के हिसाब से करवाते हैं, उसको करने का सारा खर्चा सरकार उठाएगी, फीस का, हॉस्टल का भी, और 4000 रुपया मासिक महीने की पेंशन देगी। साल में एक बार बाई एयर घूमने की सुविधा देगी और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा देगी, जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। ये मानवीय दृष्टिकोण उन बच्चों के लिए था, उन महिलाओं के लिए था जिसको समाज में बहुत कम पूछा जाता था, वो समाज की अंतिम पंक्ति में आते थे। ये हमारी सरकार की मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। फिर पहली कैबिनेट हमारी हुई
सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी बार बार हम पर उंगली उठाते थे कि अभी तक कैबिनेट नहीं हुई, कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। कैबिनेट का विस्तार का मतलब ये था कि कई लोग ये चर्चा करते रहते थे कि ये सरकार बनेगी, कोई मंत्रिमंडल में टूटन होगा, ये होगा। हमने बोला आराम से कैबिनेट में विस्तार करें। 1 महीने बाद जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, पहली कैबिनेट में हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। कई बार हम पर उंगली उठती थी कि ये लेट हो रहा है, एसओपी भी बन गई है। 1 अप्रैल 2023 से सभी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ला दिया गया है। और हमारा उन सरकारी कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश सरकार का जो अंशदान 14% और 10% कर्मचारियों का है, जो एनपीए के रूप में केंद्र सरकार के पास होगा, वो 31 मार्च 2023 तक, क्योंकि हमने उसको 31 मार्च 2023 तक देने की बात की है, वो 9,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। 8,000 से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंचेगा। 1 अप्रैल 2000 से वो सब हम बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में काम करने के दिन कम होते हैं, पीडब्ल्यूडी का काम होता है, आईपीएच का काम होता है। पहले 90 दिन के अंदर टेंडर प्रक्रिया होती थी, 90 डेज के अंदर टेंडर प्रक्रिया होती थी। अब जब 90 डेज के अंदर टेंडर प्रक्रिया होती थी, टेंडर की नोटिस निकलता था 21 दिन के बाद। 21 दिन के बाद फिर एससी साहब उसको अवार्ड करते थे, हमने उसको भी चेंज कर दिया। सभी विभागों में, आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड, सभी विभागों में हमने कहा कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो 10 दिन के अंदर आपको खत्म करनी पड़ेगी और 10 दिन के अंदर आपको काम देना पड़ेगा। 20 दिन, 90 दिन से घटाकर उसको हमने पीडब्ल्यूडी की जो टेंडर है, आईपीएच के टेंडर है, 20 दिन में कर दिया। यानी कि 20 दिन में काम भी अवार्ड हो जाएगा और काम भी शुरू हो जाएगा। इन सब कामों को, कोई सड़क बननी थी, कोई बिल्डिंग बननी थी, या कोई 1-2 लाख रुपए का भी काम होता था, उसको करने के लिए 90 दिन लग जाते थे। हमने 20 दिन में नियम बना दिया कि 20 दिन के अंदर रूल्स बनाकर उनको कह दिया कि 20 दिन के अंदर इसको आपको करना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हर बार की तरह ट्री प्लांटेशन की जाती थी। 3 बार प्रेजेंटेशन लेने के बाद हमने ये डिसीजन किया कि जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ट्री प्लांटेशन होगी वो खाली पहाड़ियों पर होगी, उसमें डेडिकेट स्टाफ लगाया जाएगा। वो 5 साल के लिए होगी। 12 डिस्ट्रिक्टों में 250 हेक्टेयर यानी कि 2,500 करनाल लैंड पर 2,500 से 5,000 करनाल पर तकरीबन 25 हेक्टेयर का एक होता है, 25 करनाल का 1 हेक्टेयर होता है, उस पर इस बार ट्री प्लांटेशन की जाएगी। डेडिकेटेड स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि पहाड़ियों में जो रेंजर है वो गार्ड उसमें लागू कर दिया जाएगा। फॉरेस्ट विंग में 60 के करीब कंस्ट्रक्शन डिवीजन हुआ करता था। वो बिल्डिंगें बनाते थे, वो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस बनाते थे, वो फॉरेस्ट के लॉग हट्स बनाते थे। हमारी सरकार ने फैसला किया उस कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कोई कर्तव्य नहीं है, उसको उनके जितने भी स्टाफ को है वो फैसला किया उनको पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड और आईपीएच और भी जो हमारे पावर कारपोरेशन, उसको बंद करके उसमें शामिल कर दिया गया है। ये फॉरेस्ट में हम चेंजिंग लाए। यही नहीं, एफसीए और एफआरए के केस लटक जाते थे, कोई डेडिकेटेड ऑफिसर उसके लिए नियुक्ति नहीं था। 4.5 साल से हम सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लड़ रहे थे
कि हमारे एफसी और एफआरए की परमिशन को आप अनुमति देते हैं, चाहे सड़क जाती है 500 मीटर की, उसको भी सुप्रीम कोर्ट देते थे। हमारी सरकार का कृत संकल्प था और उन्होंने वकीलों का पैनल लगाने के बावजूद, खुद मैं उस दिन वहां था, खुद हमने नजर रखी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और एफसी एफआरए की परमिशन की अथॉरिटी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी। उसके बाद मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर से मिला, मैंने कहा कि जो आपका आईआरए डिपार्टमेंट है ये हमसे पूछता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लाओ अपलोड करने के लिए, ये लाओ। उन्होंने कहा हम इस सभी कंडीशंस को हटा देंगे और हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो आईआरए है वो देहरादून और इन 3-4 स्टेट्स को देखता था, उसको भी उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश का डेडिकेटेड एक ऑफिसर जो इन परमिशंस को देगा उसको लगा देंगे। यह हमारी सरकार की कटिबद्धता है। फिर एक कंजर्वेटर ऑफिसर्स को सभी काम छोड़कर डेडिकेटेड एफसी एफआरए के केसेस के लिए हमने नियुक्त किया है। डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में डीएफओ, डिप्टी कमिश्नर और यूजर एजेंसी की अध्यक्षता में हर 15 दिन में एक मीटिंग होती है, जिसके कारण एफआरए के केसों में तेजी आई। ये व्यवस्था परिवर्तन में है। यही नहीं, हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशंस, हेलीपोर्ट के लिए भी मैं 100 दिन में, हमारी सरकार ने ये कार्य किया कि 100 दिन में जो केसेस हमारे रीजनल ऑफिस में पहुंचने के लिए 1 साल और 6 महीना लगते थे, वो 100 दिनों में 4 हेलीपोर्ट्स की जो केसेस है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ेंगे उनको अप्रूव कर दिया। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कितनी गति तीव्रता से हम ये कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, उसके बाद जैसे ही हमें पता लगा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का पेपर बेचे जा रहे हैं, और पेपर बेचने का धंधा ये काफी सालों से चल रहा था। पिछली सरकार में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, इंक्वायरी नहीं हुई। क्या हुआ, अपनी गलती को ढकने के लिए दोबारा पुलिस भर्ती का पेपर करवाया और दोबारा पुलिस भर्ती का पेपर डिक्लेयर करवाने के बाद रिजल्ट निकाल दिया। हमने 25 दिसंबर को पहला पेपर होना था, हमने विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जाल बिछाया कि पेपर होने से 2 दिन पहले ये पेपर बिकता है। उस जाल में वो जो पेपर और युवाओं के साथ धोखा करने वाले लोग थे उनको पकड़ा, और आज स्थिति है कि जो पेपर वहां पीछे से भी बिके हैं उनकी भी इंक्वायरी हो रही है, उनकी भी रिपोर्ट आ रही है, जो भविष्य में होने थे उनकी भी रिपोर्ट आ रही है। उस आधार पर हमने कहा कि जिस संस्था ने ऐसा काम किया उस संस्था को हमने भंग किया। और मुझे खुशी है कि अगले 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो अगले एग्जाम होने थे, पिछलों की जिनकी इंक्वायरी चल रही है, उनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के जो हमारे अगले एग्जाम में 2000 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। उनसे हम किसी प्रकार की फीस नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने वहां अप्लाई किया हुआ है। उनका एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, वो 1 महीने के अंदर उनका एग्जाम होगा और उनका रिजल्ट तुरंत प्रभाव से निकल जाएगा। और जो पिछले हैं जिसमें कोई केस नहीं बनता उनके रिजल्ट भी तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है। यह व्यवस्था परिवर्तन है। यही नहीं, हमारी सरकार का पूरा एक डाटा सेंसस करवाया है। हमारी जो गारंटी योजनाएं हैं
वो 5 साल के लिए दी गई है। इस बजट में 5 गारंटी योजनाओं का क्रियाशील बनाने के लिए हम आगे बढ़े हैं। पहली ओपीएस पूरी हो गई। दूसरी, हमारी गारंटी में 1500 रुपया हमने देने की बात की है। पहले चरण में 2,37,000 महिलाओं को 1500 रुपया देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिस पर 461 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि और जो महिलाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको भी पेंशन मिलेगी। समय अनुसार हम उस पेंशन को और लोगों के लिए भी बांटेंगे। 5 चरणों में ये पेंशन दी जाएगी और 4 साल के भीतर ये पूरी पेंशन हिमाचल प्रदेश में अपनी महिलाओं को दे दी जाएगी। हमारी सरकार उस दृष्टि से भी कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश में कई विडोज है, विधवाएं हैं, कई एकल नारी है जिनके पास अपना घर नहीं है। वो कई बार पंचायत प्रधानों के बीच में निर्भर हो जाते हैं, उन पर कंडीशन लगा दी जाती है, इतनी इनकम लगाई जाए। हमने फैसला किया है, जो भी गरीब महिला होगी कोई आय की सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। गरीब महिला होगी, वहां का लोकल लीडर्स और जो हमारा एसडीएम होगा उसका सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगा और उसको 1,07,000 महिलाओं को मकान बनाने के लिए पैसे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। पानी का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। सबसे पहले हर एक विधानसभा क्षेत्र में ऐसी जो गरीब महिलाएं हैं 50 या 100, उनको पैसा उपलब्ध करवा दिया जाएगा हर एक विधानसभा क्षेत्र में। ये हमारी कटिबद्धता ये दिखाती है कि हम समाज के उस अंतिम वर्ग के साथ खड़े हैं जो कोई आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन उसकी आवाज के साथ हम खड़े हैं। उसी तरह हमने इस एक और योजना शुरू की। गरीब बच्चे हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, +2 कर लेते हैं, कई बार +2 के बाद वो मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं। 1.5 लाख रुपया उनकी फीस होती है पर ईयर की। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट हुआ, आईआईटी में चला गया, तो 2 लाख रुपया फीस होगी। फिर हमने ये पाया कि कई विधायकों के पास जाते हैं कि हमारे को 1 साल की फीस दे दो, 2 साल की फीस दे दो। हमने कहा उनके लिए मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष स्थापित किया जाएगा और उसकी पूरी फीस जब तक वो 4 साल तक पड़ेगा 1% ब्याज दर के साथ उसको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया। अगर 200, क्योंकि ये योजना शुरू हुई है, अगर 200 के बाद अगर उसमें 400 करोड़ रुपए भी डालना पड़ता है तो हमारी सरकार उसमें योजनाओं के अंतर्गत पैसा डालेगी। ये वो योजना है ताकि हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा युवा साथी अपनी पढ़ाई से दूर ना रह सके और किसी की दया दृष्टि पर ना चले। हम अपनी दया दृष्टि से किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि चलो जी हमने पढ़ा दिया, एक गरीब बच्चा, बड़ी दया कर दी, और उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जीवन भर मान सम्मान करे, हमारे पास रहे। हमने बोला वो दया दृष्टि का भाव हम हिमाचल के युवाओं में नहीं लाना चाहते, हिमाचल की महिलाओं में नहीं लाना चाहते, हम उन्हें सम्मान का भाव देना चाहते हैं। इस दृष्टि से ये योजनाएं शुरू की गई। पूरी कैबिनेट से हमने इन योजनाओं को शुरू किया। जो लघु व्यापारी है, छोटे व्यापारी है, उनको 9% इंटरेस्ट पर ब्याज में पैसा मिलता है। हमने कहा कि हम उनका आधा जो है 4.5% हम दें। चाय की दुकान वाला है, ढाबे वाला है, नाई की दुकान करने वाला है, मोची की दुकान करने वाला, सबसे गरीब जो तबका है, जो कभी किसी सरकार के पास अपनी उम्मीद और आवाज लेकर नहीं आता, उसके दुख दर्द को बांटने की इस सरकार ने अपने पहले बजट में घोषणा की है। ये हमारा सोशल एस्पेक्ट है कि किसी वेलफेयर स्टेट में जो सरकार सत्ता में आती है उसका सामाजिक दायित्व भी होता है। महज ये दायित्व नहीं होता कि जो उसके पास मांग लेकर आएगा उसी का कार्य करना है। उसका दायित्व समाज के उन दबे कुचले लोगों की बात की आवाज भी सुनना होता है जो समाज में रह रहे होते हैं। तो इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को 2% की ब्याज से अपने छोटे छोटे टीम बनाकर हमारी सरकार उन्हें किसान लोन उपलब्ध करवाएगी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन योजनाओं को हम धन लगा रहे हैं। हम
बिल्कुल सही दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को जो हमने परिकल्पना की है कि आने वाले 10 साल हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का समृद्ध राज्य बने और 4 साल में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं, कुछ योजनाओं को मैं यहाँ आपको इसलिए करना चाहता हूं, हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत कम है। हमने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को 50 लाख रुपए और 50% अनुदान कि वो प्राइवेट बस ऑपरेटर जो हमारा जो ग्रीन स्टेट की परिकल्पना है उसके लिए हम आगे बढ़े और हमने 50 लाख रुपया उनको देने की बात की गई है। टैक्सी वाले की टैक्सी अगर 20 लाख की है, कमर्शियल व्हीकल्स की बात कर रहा हूं, तो हमने उसको 10 लाख रुपया अनुदान देने की बात की। ट्रक ऑपरेटर्स का अगर ट्रक 1 करोड़ रुपए का है तो हमने उसको 50 लाख रुपए का उपदान देने की बात की गई है। चार्जिंग स्टेशन का हमारे एक ग्रीन कॉरिडोर का काम का टेंडर हो चुका है। आने वाले 6 महीने के अंदर ये सब ग्रीन कॉरिडोर का टेंडर हो जाएगा।